Hello students, today we are going to solve the kinematics previous year question. In this series we'll solve the question from 2006 to 2020. Right, so let's start with the question. So in this question it is given that there is a car and this car is moving with the constant speed on a circular track of radius 100 meter and it takes 62.8 seconds for every circular lap, and you need to find out the average velocity and the average speed for one circular lap. So let's assume the particle is moving on this circular track, right? And let's suppose particle starts from this point and the particle end also at this point. So particle जहां से start हो रहा है वहीं पर ये end कर रहा है. It means the displacement of the particle should be zero, and if the displacement is zero, it means the average velocity would also be zero, because average velocity is what? Total displacement upon total time, right? So if the displacement is zero, then average velocity would be zero. So वैसे तो आंसर यहीं पर आ गया आपका, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पहले लिखी हुई है, रेस्पेक्टिवली वर्ड इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है. लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू 2 pi r डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 62.8. सो 2 pi is basically 6.28. R has value 100 divided by 62.8. So this would be cancelled out by 10 time. So finally my answer would be 10 meter per second. So this is my answer. तो यहाँ पर average velocity का value 0 बन गया है. Why average velocity is 0? Because the displacement is 0 and the average speed is also 0. Right? So both are 0. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Let's solve the next question. This question was asked again in AAPMT 2006. In this question, this particle is moving along the straight line OX, and there is a function which is given as a x or position as a function of time, and you need to find out the how long would the particle travel before coming to rest. It means first you need to find out the velocity. So we have the value of x. तो जैसे ही हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू होता है dx बाई dt. सो हमारे पास में आ जाएगा बेटा ये d बाई डी टी ऑफ 40 प्लस 12t माइनस ऑफ टी क्यूब. ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ गई, राइट. अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दो तो वेलोसिटी का वैल्यू बन जाएगा आपके पास में क्या, 40 का तो 0 हो गया, तो आपके पास बन जाएगा कितना 12, क्योंकि t का वैल्यू 1 माइनस 3t स्क्वायर बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो पता लगाना पड़ेगा भैया कि रेस्ट में कब आ रहा है. तो रेस्ट में तो जब आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी को 0 कर देते हैं. तो 3t स्क्वायर का वैल्यू 12 आ गया. इसका मतलब t का वैल्यू बन जाएगा आपके पास में 2. तो t का वैल्यू 2 हो गया एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ये पार्टिकल जो है रेस्ट में आ जाएगा. अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा पार्टिकल को, तो t पोजीशन का वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 पर क्या था, तो यहाँ पर अगर t की वैल्यू 0 डाल दोगे तो आ जाएगा 40 प्लस 0 प्लस 0, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पर ये 40 मीटर पे था, राइट. और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कहाँ चला गया, जब यहाँ पर पोजीशन में t का वैल्यू 2 सेकेंड डाल दोगे तो आपस में आ जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, यानी आ जाएगा आपके पास में 40 प्लस 24 माइनस 8, यानी आ गया 56 मीटर. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, ठीक है. नंबर लाइन बना लो तो आप देखोगे t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पे था, और यहाँ x का वैल्यू आप देखिए तो यहाँ x का वैल्यू 40 मीटर था, और t इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है. t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 होती है. पार्टिकल पहुंच गया x इज इक्वल्स टू 56 मीटर पे. तो उस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, और यही आप लोगों का आंसर बन जाएगा. यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट वुड बी दिस ऑप्शन. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं. दिस क्वेश्चन अगेन वाज आस्क्ड इन AAPMT 2006. इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिया हुआ है कि देयर इज अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, राइट, and another body has mass 3 kilogram and they are dropped from the height of 16 meter and the 25 meter. ठीक है, you need to find out the time taken by them to reach on the ground. तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी को जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसको जो टाइम लगता है वो √2h/g की इक्वल होता है. तो आप देख रहे हैं दोनों में 2 सेम रहेगा, दोनों में g सेम रहेगा. इसका मतलब टाइम का वैल्यू जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास में h के. तो पहले केस में लगे हुए टाइम, दूसरे केस में लगे हुए टाइम, इनका रेशियो बताना है तो आ जाएगा √h1/h2. और h1 का वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से तो h1 का वैल्यू 16 मीटर दिया हुआ है, h2 का वैल्यू 25 दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया 4/5 और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा. सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now the next question is again from the AAPMT 2006, and in this question it is given that for the angle of projections this 45 plus theta and 45 minus theta. हम जानते हैं कि projectile motion में 45 plus theta and 45 minus theta are the complementary angle. अगर if they are the complementary angle, it means दोनों केस में रेंज का वैल्यू सेम रहेगा. और आप अगर दोनों केस में रेंज R1 और R2 लेंगे तो दे आर इक्वल, क्योंकि दे आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो अगर रेंज का वैल्यू सेम रहा तो इन रेंज का जब रेशियो निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेंज का रेशियो 1:1 आ जाएगा. एंड योर आंसर वुड बी दिस ऑप्शन. इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेटा कि अ कार मूव फ्रॉम x to y. सो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज x एंड दिस वन इज y, right? So it is moving from x to y with the speed of vu and it return back to the same point x with the speed of vd, and you need to find out the average speed. As I taught you कि average speed has only one formula and that formula is total distance upon total time. So here total distance is what? Let's suppose the separation between x and y is s. सो जाने में s, आने में s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो जाने में लगा टाइम s/vu, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आने में लगा हुआ टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो आपके पास में निकल के आ गया ये 2s अपॉन, यहाँ आपके पास में आ जाएगा s/v, या फिर s को बाहर ले लो तो 1/vu प्लस 1/vd. तो s से s कैंसिल आउट हो गया बेटा. जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 टाइम ऑफ vu vd डिवाइडेड बाय vu प्लस vd, एंड यही आपका आंसर हो जाएगा. सो आंसर वुड बी द सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2007. In this question it is given that the particle is moving along the x-axis with the acceleration f, and f is given as this, where f0 and the time t, capital T, are the constants. The particle at t is equals to 0 has velocity 0. So आपको फर्स्ट सिचुएशन दिया हुआ है कि t is equals to 0 पे particle has initial velocity 0, and you need to find out at the instant when f is equals to 0 particle velocity. तो अब आपको बताना है कि जब f का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी. तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि इस क्वेश्चन में f का वैल्यू 0 बनेगा कब. तो आप जानते हैं कि जब f का वैल्यू 0 हो जाएगा तो f का वैल्यू है f0 इंटू 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल T. इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि बेटा 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल T का वैल्यू 0 बन गया. ठीक है, और ये 0 होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में t का वैल्यू कैपिटल T के इक्वल आ गया. अब क्वेश्चन को फिर से रिफाइन कर लो. क्वेश्चन में t इज इक्वल्स टू 0 पे u का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है और आपको t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर v का वैल्यू पूछा है. तो ये क्वेश्चन बन गया है, यानी हमने क्वेश्चन को रिड्यूस कर लिया है. अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो f है, दिस f इज बेसिकली एक्सेलरेशन. यानी हम जानते हैं कि f का जो वैल्यू होता है, यानी एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो dv/dt के इक्वल होता है. तो हम लिख सकते हैं कि dv का वैल्यू जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू f इंटू dt. सो इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड देन at t is equals to 0 the initial velocity of the particle is 0, and you need to find out the velocity of the particle at time t is equals to capital T.
सो यहाँ आपके पास में v का वैल्यू आ जाएगा, f का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो f नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल T इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है मुझे 0 से लेके कैपिटल T तक, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा बेटा, तो मेरे पास में आ जाएगा f नोट तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है t, और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2t। ध्यान रखिएगा, कैपिटल T जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है। अब इसकी लिमिट है 0 से लेकर कैपिटल T तक, तो मैं सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं। जैसे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैपिटल T माइनस कैपिटल T स्क्वायर बाई 2t, और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो लिख दो 0 0। अब कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल आउट हो गया, तो T माइनस T बाई 2, यानी आपके पास में जो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया बेटा, दैट इज f नॉट इंटू टी बाई 2, और यही आपका आंसर बन जाएगा, राइट। सो व्हाट वी कैन से, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Let's start the next question, guys. In this question, it is given that the position x of a particle with respect to time along x-axis is given as this. The position is given as this, where x is in meter and t is in second. What will be the position? It means you need to find out the position itself. When the particle achieve maximum speed. ये बड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग बात बोली है, पार्टिकल अचीव मैक्सिमम स्पीड। तो चलो पहले काम करते हैं, मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं, फिर बताता हूँ आगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझो कि यहां से अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपस में स्पीड आ जाएगी, यानी स्पीड हो जाएगी dx बाई dt। और जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 9t स्क्वायर तो बन जाएगा 18t, t क्यूब बन जाएगा आपस में 3t स्क्वायर। तो ये तो आपके पास में वेलोसिटी आई, राइट। अब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है कि भैया जहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 बन जाएगा, या फिर दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पर होगी या मैक्सिमम स्पीड वहां पर होगी जहां पर कि dv बाई dt का वैल्यू 0 होगा। या फिर ऐसे सोच सकते हो आप लोग, बाय मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम, कोई भी फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम जब होता है जबकि dv बाई dt का वैल्यू 0 हो। जैसे इसको 0 बनाओगे तो आपके पास में 0 बनाते आ जाएगा कितना, दिस इज 18 माइनस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ये किया तो आपके पास में t का वैल्यू बन गया 3 सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम बन जाएगी। तो हमने क्या किया, मैं यहां तक फिर से समझाता हूं। हमें पोजीशन दी हुई थी, पहले हमने इससे स्पीड निकाल ली, फिर हमें बताना था कि जब स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो हमने स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम यूज करी कि स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम वहां पे होगा जहां पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का वैल्यू 0 बन जाएगा, राइट। तो जैसे इसको 0 किया तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे आपको बतानी है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर। तो यहाँ x में का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे t का वैल्यू 3 पुट कर दें तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का क्यूब, यानी आ जाएगा आपस में 81 माइनस ऑफ 27। तो आंसर आ जाएगा आपस में 54 मीटर, और यही आपका आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है, मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इन द थर्ड सेकेंड। तो आप जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है आप पास में u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पर थर्ड सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस चलेगा उसका वैल्यू आ जाएगा आप पास में u का वैल्यू 0 प्लस a बाई 2, यानी 4 बाई 3 बाई 2 इंटू 2, n का वैल्यू 3 माइनस 1। तो आपके पास में निकल के आ जाएगा ये 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 3 है, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में वैल्यू निकल के आ गई 10 बाई 3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो योर आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AAPMT 2008। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी
10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter. You need to find out the value of time t. So guys ध्यान से समझिए कि पार्टिकल इनिशियली मान लेते हैं यहाँ था, फिर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड थी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 135 मीटर। और आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लासरूम में बताया था कि दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग कि लोग एवरेज वेलोसिटी को यूज नहीं करते हैं। तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाई 2 यानी 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 15 मीटर पर सेकंड से 135 मीटर चलेगा तो जो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 9 सेकंड आ जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट तो बिना सोचे समझे ही इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तरीके से बताऊं तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड होती है फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 यानी आ जाएगा 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। तो 135 मीटर चलना है, इसको 15 मीटर पर सेकेंड से, तो जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी आ जाएगा टाइम का वैल्यू 9 सेकेंड, और यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेटा 2008 का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि पार्टिकल की मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होगी। तो हम जानते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो अगर यहाँ पर स्लोप बनाओगे तो स्लोप ऐसा बनेगा, यहाँ बनाओगे तो स्लोप ऐसा बनेगा, यहाँ बनाओगे तो स्लोप ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जिसमें एंगल सबसे ज्यादा बड़ा होगा वही आंसर बन जाएगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब अगर मैं इन तीन एंगल को कंपेयर करने की बोलूं तो आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा एंगल बन रहा है सर सेकंड वाला, उसके बाद में बन रहा है आपका फर्स्ट वाला, फिर बन रहा है आपका थर्ड वाला। यानी सबसे ज्यादा जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो सी पर होगी, फिर आपकी बी पर होगी और फिर लास्ट में आपकी डी पर होगी। क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा पूछी थी इसलिए आंसर आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में 2008 में आया था, आपको दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हेन द पार्टिकल लैंड ऑन द ग्राउंड लेवल then you need to find out the magnitude of change in its momentum। तो आपको मोमेंटम में चेंज को यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो आप समझिए बेटा कि मान लो कि दिस डायरेक्शन इज योर y डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन, दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेट्स सपोज आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया 45 डिग्री पर, तो ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। सो आपने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया है किसी स्पीड से एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसकी स्पीड के दो कंपोनेंट बनेगा, ये आ जाएगा v/√2 v cos 45 डिग्री, और ये आ जाएगा v/√2 यानी v cos sin 45 डिग्री यानी v/√2 रहेगा। जब ये यहाँ पर लैंड करेगा तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कभी चेंज नहीं होता, यानी ये वाली वेलोसिटी तो v/√2 रहेगी, लेकिन y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ये अब डाउनवर्ड आ जाएगी v/√2। तो आप क्या देख रहे हैं कि x डायरेक्शन में नो चेंज इन द वेलोसिटी, यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल। तो यहां कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ, यानी चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया। इसका मतलब द चेंज इन मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल तो 0 बन गया। y में बात करो तो y में इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो y में जो चेंज आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन या वर्टिकल ये आ जाएगा 2 टाइम ऑफ v/√2। अब 2 टाइम क्यों आया, v ऊपर यानी v/√2 ऊपर v/√2 नीचे, तो फाइनल v/√2 माइनस ऑफ माइनस v/√2, तो 2 टाइम ऑफ v/√2 हो जाएगा। इसलिए आपके पास में इसका वैल्यू आ गया √2v। तो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी यानी √2v। तो आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा ये। सो गाइज इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया, लेकिन आप बहुत इजीली कर सकते थे कि भैया x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा।
जो भी चेंज होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। तो फेंकते वक्त वेलोसिटी v/√2, जब नीचे गिरी तो v/√2, तो चेंज हो गया वेलोसिटी में कितना 2v/√2, और उसको हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस वुड बी योर आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा आपको कि 2009 में आया था क्वेश्चन कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी हुई है, मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकेंड, इट मूव्स डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड में चल रही है डिस्टेंस s2, और आपको बताना है s1 s2 में रिलेशन। तो अगर अपने वाले तरीके से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जो मैंने तरीका आपको क्लास में पढ़ाया था उसमें क्या बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर, इसका जो वेलोसिटी बन जाएगा वो बन जाएगा 10 इंटू a, क्योंकि 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी a से बढ़ेगी तो 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 इंटू a हो जाएगी, और 20 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 20 इंटू a। तो ये पिक्चर बन गई t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड पर, ये पिक्चर बन गई t इज इक्वल्स टू 20 सेकंड पर। तो यहां से यहां तक की जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी 10a, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 10a प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी होगी 5a। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा s1, हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी 5a इंटू टाइम t यानी 10, यानी ये आ जाएगा 50a। जब इस जोन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 10, तो 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, यानी एवरेज वेलोसिटी आ गई आपके पास में 15 इंटू a। तो फिर यहाँ पर s2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल 10 सेकंड का बन रहा है, इसलिए 150 इंटू a। इसका मतलब s2 का वैल्यू 3 टाइम ऑफ s1 के इक्वल बन रहा है, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। आप चाहते तो इसी क्वेश्चन को एक मेथड और यूज कर सकते थे कि भाई आपको ऐसे नहीं करना तो आप ग्राफ बना के भी कर सकते थे। तो मान लेते हैं आपने एक ग्राफ बनाया जिसमें कि आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पे ले लिया आपने वेलोसिटी। तो क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0, t इज इक्वल्स टू 20 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है तो 20 इंटू a। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी बन गई 20 इंटू a, और t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाएगी 10 इंटू a। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला एरिया निकालोगे, ये वाला एरिया निकालोगे तो ये एरिया जो है वो आपको डिस्टेंस s1 देगा। तो डिस्टेंस s1 इज 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी इसका वैल्यू आ गया 50 इंटू a। अब अगर इसका टोटल एरिया निकाल दोगे तो टोटल एरिया टोटल डिस्टेंस देगा s1 प्लस s2, तो टोटल एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इज 20, हाइट इज 20 इंटू a, तो टोटल एरिया आ गया 200a। तो फिर s2 का वैल्यू बन जाएगा आप पास में 150 इंटू a, यानी s2 का वैल्यू आ गया 3 टाइम ऑफ s1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके APMT 2009 में आया था। 2009 वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड एंड अ स्कूटर इज विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। तो कोई स्कूटरिस्ट है जो इसको ओवरटेक करना चाहता है किसमें 100 सेकेंड में। तो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 1 किलोमीटर, और आपको बताना है व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। सो गाइज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो स्कूटरिस्ट है वो यहाँ पर है, और लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, और यहाँ पर है बस, और बस का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है 1000 मीटर, और इस स्कूटरिस्ट को बस को ओवरटेक करने में जो टाइम लग रहा है दैट टाइम इज गिवन एज 100 सेकेंड, और आपसे पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं कि हम बस को ऑब्जर्वर मान लेते हैं। अगर बस को ऑब्जर्वर मान लेंगे तो मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में फील करता है, तो अपना सब कुछ ये ऑब्जेक्ट को दे देगा। तो जैसे इसको ऑब्जर्वर माना तो बस तो रेस्ट में आ गई और इसको मिल गया
स्कूटरिस्ट को पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है। क्वेश्चन ये बन गया कि आपकी जो बस है वो यहाँ पर रेस्ट में खड़ी हुई है और जो स्कूटरिस्ट है ये इस बस की तरफ आ रहा है v माइनस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उसको जो टाइम लग रहा है उस टाइम का वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो दिया हुआ है आपको 100, डिस्टेंस दी हुई है 1000 मीटर और स्पीड दी हुई है v माइनस 10। तो यहाँ 100 से ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में v माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, यानी v का वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेटिव मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बेटा आपको दिया हुआ है कि पोजीशन और टाइम में ये रिलेशन है और आप बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। अगर सारे ऑप्शन ध्यान से देखो तो वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्टेंस की टर्म में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले इससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर इससे वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी d/dt ऑफ पोजीशन, यानी कि t+5 होल पावर -1 करना पड़ेगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 बाहर आ गया, तो t+5 होल पावर -2 बन गया, यानी वेलोसिटी का वैल्यू बन रहा है आपके पास बेटा t+5 होल पावर -2 और आगे -b होगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी आ जाएगा 2 × t+5 होल पावर -3। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको फर्दर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो बेटा कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यानी v पावर 1/2 को आप चाहो तो t+5 होल पावर -1 लिख सकते हो, ठीक है। और अब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टर्म में लिखना है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 टाइम ऑफ और इसको लिख सकता हूं मैं t+1 होल पावर -1 और होल पावर 3 लिख सकता हूं। बात तो बराबर ही है भाई, t+5 होल पावर -3 लिखो या t+1 होल पावर -1 पावर 3 लिखो, बात बराबर है। अब t+1 पावर -1 v पावर 1/2 होता है, तो बन जाएगा 2v पावर 1/2 × 3, यानी आपस बन जाएगा 2v पावर 3/2। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी पावर 3/2। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉल को ड्रॉप कर रहे हो फ्रॉम अ हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0, और आफ्टर 6 सेकेंड आप दूसरी बॉल को ड्रॉप कर रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ v, और t = 18 सेकेंड पे दोनों मीट कर रही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सेकेंड बॉल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज दैट हाई राइज प्लेटफॉर्म इज दिस, यहाँ से आपने पहली बॉल को ड्रॉप किया। जब पहली बॉल को ड्रॉप कर लोगे t = 0 टाइम सेकेंड पर, तो ये बॉल जो है, इस बॉल को t = 6 सेकेंड पर ये यहाँ पहुंच जाएगी। इन दोनों के बीच का अगर गैप देखोगे तो ये गैप आ जाएगा s = ut प्लस हाफ ऑफ a, यानी कि 10 × t², यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी गैप आ गया 180 मीटर। तो अभी क्वेश्चन ये बन गया बेटा कि आपने एक b बॉल को थ्रो किया है किसी वेलोसिटी v से डाउनवर्ड, और a बॉल जो है इसका वेलोसिटी है डाउनवर्ड, हाँ इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ इसका वेलोसिटी हो जाएगा v = u + 80, तो 0 + a × t, यानी 60 मीटर पर सेकेंड, और इसका बॉल का वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड बॉल a का। तो बॉल b को आपने v वेलोसिटी से ड्रॉप किया है, बॉल a का वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, और आपसे पूछा है कि इस बॉल b की वेलोसिटी क्या हो ताकि t = 18 सेकेंड पर मीट कर जाए। ये पिक्चर कब की है, ये पिक्चर है t = 6 सेकेंड की, क्योंकि 6 सेकेंड के बाद में आपको b बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो इनके बीच का गैप है 180 मीटर। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम a को ऑब्जर्वर मान लें, क्यों ना हम एक काम करें कि a को ऑब्जर्वर मान लें। जैसे ही a को ऑब्जर्वर मानोगे तो a को ऑब्जर्वर मानते ही a जो बॉल है, ये बॉल तो आ जाएगी रेस्ट में, और ये अपनी सारी वेलोसिटी b बॉल को दे देगी, लेकिन उल्टी देगी। तो b बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो हो जाएगी 60 और नीचे की तरफ हो जाएगी इसकी वेलोसिटी v, राइट। अब इसको यहाँ इसकी जो नेट वेलोसिटी बचेगी b बॉल की, दैट वुड बी डाउनवर्ड, दैट इज v - 60, और टाइम कितना बचा
18 सेकंड में मीट कर रहे हैं, तो 6 सेकंड तो पहले निकल चुके हैं, बचे हैं 12 सेकंड। तो हम जानते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो 12 सेकंड में अब इसको 180 मीटर की डिस्टेंस को फिनिश करना पड़ेगा विद द स्पीड ऑफ v माइनस 60। तो आप पास में v माइनस 60 का वैल्यू बन गया 180 डिवाइड बाई 12, यानी कि कितनी टाइम कैंसिल आउट हो गया, 15 टाइम। तो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 75। अब इस क्वेश्चन को देखो, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और स्पीड पूछा है आफ्टर 10 सेकेंड। तो हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस 80। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो u का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप। एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है आपको 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, और टाइम का वैल्यू दे रखा है 10 सेकेंड। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बेटा, तो आप पास में आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया आप पास में 7i कैप प्लस 7j कैप। और आपसे तो स्पीड पूछी है, तो स्पीड जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो हो जाएगा वो स्पीड आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी आंसर बन जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड, या जो भी यूनिट दे रखी हो। ठीक है, तो 7√2 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। तो मान लेते हैं कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। लेट्स सपोज आप जो प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं वो ऐसे गया, आपने थ्रो किया था इसको विद द स्पीड ऑफ u, राइट। और इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं थीटा है। तो हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसकी स्पीड होती है वो y डायरेक्शन में तो 0 हो जाती है, केवल x में बनती है, और x डायरेक्शन की स्पीड होती है u cos थीटा। और आपको दिया हुआ है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज u, और मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड बनी u cos थीटा, और इसका वैल्यू हाफ दिया हुआ है आपको इनिशियल स्पीड का, यानी u cos थीटा का वैल्यू u/2 दिया हुआ है। तो 2 से 2 स्वाहा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। आप एक बॉय है एंड ही इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एंड ही ड्रॉप्स अ स्टोन। आपको एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी दिया हुआ है, आपसे पूछा है द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो यहां पर बॉय ने 20 मीटर हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ स्टोन पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि v का वैल्यू क्या होगा जबकि इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टोन को ड्रॉप किया गया है। सो मान लो ये स्टोन है, ये यहाँ से यहाँ आया और आपको v का वैल्यू बताना है। तो आप जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2a, a का वैल्यू 10 और s का वैल्यू 20। तो v स्क्वायर का वैल्यू बन गया 400, यानी v का वैल्यू बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये आया था AAPMT 2011 में। इसमें दिया हुआ है अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, यानी आपको बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बेटा 30i कैप, फिर आफ्टर 10 सेकेंड ये मूव कर रहा है विद 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है बेटा 40j कैप। और आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, यानी t2 माइनस t1। तो v फाइनल इज 40j कैप, v इनिशियल इज 30i कैप डिवाइडेड बाय 10, यानी आपके पास बन गया 4j कैप माइनस 3i कैप। और आपसे पूछा है इसका एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका वैल्यू बन जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 25, यानी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा APMT 2011 में आया था, इसमें दिया हुआ है मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। हम जानते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो करना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है विद द इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड यू नीड टू फाइंड आउट द रेंज। हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करोगे तो u स्क्वायर बाई जी बन जाएगा, यानी आपके पास में आ जाएगा u स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 डिवाइड बाई जी यानी 10, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 40 मीटर। सो रेंज वुड बी 40 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन APMT 2011 में आया था कि अ पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v1, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v2 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो आप जानते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पार्टिकल एंड किया, हाफ डिस्टेंस को मैं s बोल देता हूँ। सो द हाफ डिस्टेंस इज s, सो अदर हाफ डिस्टेंस इज ऑल्सो s। तो पहली हाफ डिस्टेंस s, दूसरी हाफ डिस्टेंस भी s, इसमें स्पीड है v1, फिर यहाँ से यहाँ तक की स्पीड है v2। और आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस इज 2s अपॉन टोटल टाइम यानी s बाई v1 प्लस s बाई v2। तो आपके पास आ जाएगा 2s अपॉन s, यहाँ पर v1 v2 को हमने एलसीएम ले लिया तो ऊपर बन गया v1 प्लस v2। तो आपके पास टोटल बन के आ जाएगा 2 टाइम ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि यह आया था APMT 2011 में कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। द एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो देखो भाई, ये सीन है कि यहाँ पर आपने एक प्रोजेक्टाइल को इस वे में थ्रो किया, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ऐसे आपने इसको थ्रो किया, राइट। अब आप थ्रो कर रहे हो यहाँ पर इसको, मान लेते हैं किसी स्पीड u से एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये होगा इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट को अगर आप देखोगे यहाँ से तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो इस पॉइंट के लिए यानी हाईएस्ट पॉइंट के लिए ये जो वैल्यू होगी ये हाइट h के इक्वल होगी, और ये जो आएगा दिस इज इक्वल्स टू रेंज का हाफ। तो एक ट्राइंगल आपके पास में फॉर्म हो गया, जिस ट्राइंगल में आपके पास ये बन गया h, ये बन गया r/2, और आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा यानी अल्फा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी h अपॉन r/2। अब हम जानते हैं कि h का वैल्यू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी 45 डिग्री डिवाइड बाई 2g, ठीक है। और r/2 तो 2 तो ऑलरेडी है, r का वैल्यू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री बन जाएगा डिवाइडेड बाय g। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बन गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1/2, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 0। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया 1/2, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2। इसका मतलब जो आपका आंसर बनेगा दैट वुड बी द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन APMT 2012 में आया था कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड एज दिस, वेयर x is the position in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. तो आपको पहले वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा। तो पहले वेलोसिटी निकालो तो सही। तो v is equals to dx by dt या फिर d by dt of x यानी 8 plus 12t minus t cube। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 8 का तो 0 तो आ जाएगा 12 और 3 टी क्यू का बन जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। रिटार्डेशन बताना है व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो पहले काम करते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू अपने पास में आ गया कितना 12 माइनस 3t स्क्वायर। इसको 0 करके टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे इसको 0 करोगे तो 3t स्क्वायर का वैल्यू 12 आ गया, यानी t स्क्वायर का वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी t का वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगा।
अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपसे पूछा है इसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होगा। तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा आप पास में dv बाई dt, यानी कि d बाई डी टी ऑफ v यानी कि 12 माइनस 3t स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास में 12 का तो 0 तो माइनस ऑफ 6t, और t का वैल्यू यहाँ पे जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो t का वैल्यू 2 पुट करते ही आपके पास में निकल के आएगा, जैसे ही आपने t का वैल्यू 2 पुट किया तो 6 इंटू 2 यानी कि माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर वुड बी द सेकेंड ऑप्शन। द हॉरिजॉन्टल रेंज and the maximum height of the projectile are equal. So range is equals to the maximum height, और आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल पूछा है तो हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, g से g, u स्क्वायर से u स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर क्या बन के आ गया बेटा कि साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम जानते हैं साइन 2 थीटा हाफ एंगल रूल, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देखो आंसर टेन थीटा की टर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा ना तो टेन थीटा बना देगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4, सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4, यानी आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन APMT 2012 में आया था, इसमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ये है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड पूछा है। तो हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस AT। तो v आपको निकालना है, u का वैल्यू दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप, और a यानी एक्सेलरेशन यानी कि 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप, और टाइम का वैल्यू दे रखा है 10 सेकेंड, तो इंटू 10 यानी बन गया 2i कैप प्लस 3j कैप। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो 3i कैप प्लस 2j कैप, यानी बन जाएगा आप पास में 5i कैप प्लस 5j कैप। ये बन गया आप पास में वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप पास में आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी आ जाएगा आप पास में कितना 5√2 यूनिट। सो योर आंसर वुड बी द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था APMT 2012 में, इसमें बोला हुआ है कि एक स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, ठीक है, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। सो चेंज इन मोमेंटम बताना है आपको। सो देखो बेटा, तो मान लेते हैं कि पहले हाइट है h, तो यहाँ u इज इक्वल्स टू 0 से थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ जब आएगा तो इसका स्पीड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। तो मोमेंटम इसका यहाँ पर जो बोला हुआ है आपको वो p है, यानी m इंटू यू। जब आप हाइट की वैल्यू को दुगना कर दोगे, पहले से 100% ज़्यादा कर दोगे, तो जो इसका स्पीड हो जाएगा u डैश, इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 4h, यानी आपके पास में बन जाएगा दुगना कर दिया 2h, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अब आपके पास में अंडर रूट ऑफ 2gh, यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ gh। ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास में। तो मोमेंटम p डैश का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में m इंटू 2 अंडर रूट ऑफ gh। पहले मोमेंटम क्या आया था m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो चेंज इन मोमेंटम बताना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो परसेंटेज चेंज आपको बताना है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इंटू 100 कर दो। तो फाइनल मोमेंटम इज m इंटू 2 टाइम ऑफ अंडर रूट gh
initial momentum is m into under root of 2gh divided by initial momentum is m under root of 2gh multiply by 100। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि बेटा आपने पाया कि m अंडर रूट जी एच, m अंडर रूट जी एच सब जगह कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बन गया कितना 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपके पास बन गया यहां पर कितना रूट 2 माइनस 1 इंटू 100। रूट 2 का वैल्यू होता है बेटा 1.414 माइनस 1 इंटू 100, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया आपके पास में 41%, और यही आपका आंसर बन जाएगा। दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ स्टोन falls freely under the gravity. It covered the distances h1, h2, h3 in first 5 second, next 5 second and next 5 second, और आपको इनका रिलेशन बताना है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लिखते हैं h1 to h2 to h3 और इनका रेशियो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप देखो, हम जानते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, यानी s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ g और पहले में टाइम 5 का स्क्वायर। दूसरा जो h2 है ये है हाफ g टाइम 10 का स्क्वायर। भाई टोटल टाइम जो लगेगा वो पहले 5 सेकंड में 5, फिर अगले वाले 5 सेकंड में 0 से लेके 10 तक का लिया है, ठीक है, माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर। फिर लास्ट वाले में जो करना पड़ेगा आपको हाफ g 15 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस माइनस 10 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर हाफ जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25:100 माइनस 25:, ठीक है, 225 माइनस 100, तो आप पास में रेशियो आ गया 25:75:125, सो आ गया 1:3:5। तो H1, H2, H3 का रेशियो जो होना चाहिए 1:3:5, जिसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही है। अगर किसी को इस प्लेस पर डाउट आया हो कि यहाँ मैंने क्या किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, पहले 5 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस को हमने बोला है H1, ठीक है। अगले 5 सेकंड मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और उसमें से पुरानी डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले 5 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी हाफ जी इंटू 5 का स्क्वायर, फिर 10 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस हाफ जी इंटू 10 का स्क्वायर, और फिर इसमें से प्रीवियस डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइप से फिर जब अगला निकाला तो 15 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस हाफ जी इंटू 15 का स्क्वायर, और उसमें से फिर 10 सेकंड का चली हुई डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपस में H2 H3 निकल के आएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ पॉइंट A इज गिवन बाय दिस, ठीक है, और वेलोसिटी एट पॉइंट B बतानी है। इसका मतलब आपको यहां पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रखी 2, और हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि x डायरेक्शन में ग्रेविटी 0 होती है, राइट, यानी हॉरिजॉन्टल अलोंग ग्रेविटी 0 है, यानी x में कोई चेंज नहीं होगा, यानी आंसर या तो ये ऑप्शन बनेगा या फिर ये ऑप्शन बनेगा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखी है आपको 3, तो जब यहां टकराएगा तो y में इसकी वेलोसिटी जो बन जाएगी वो डाउनवर्ड 3 बनेगी, यानी -3j कैप करना पड़ेगा। सो योर आंसर वुड बी द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद द इनिशियल वेलोसिटी दिस, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस, then along the negative y direction, then the maximum displacement, यानी आपको रेंज का वैल्यू बताना है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अगर इस चीज को आप देखो तो आप पाओगे कि यहाँ आपको ये दिया हुआ है कि x डायरेक्शन का जो इसका वेलोसिटी है यानी ux, इसका वैल्यू है u0, और y डायरेक्शन का जो इनिशियल वेलोसिटी है uy, दैट इज v0, और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इन रेंज बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम ऑफ ux uy बाय g। तो 2 टाइम ऑफ ux यानी u0, uy यानी v0 डिवाइड बाय g
यानी आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट वुड बी द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन AAPMT 2014 का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन बोला है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ with the velocity of 5 meter per second at the angle theta. Another projectile is fired from the some another planet with the velocity of 3 meter per second at the same angle of projection. इस बात पे ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, राइट और इन्होंने जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी है वो भी आइडेंटिकल पाथ करी है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अदर प्लेनेट। तो यहां पर दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है, इसका मतलब अगर अर्थ के ऊपर मैं बोलता हूं कि रेंज का वैल्यू r है, तो जो अननोन प्लेनेट है उसके ऊपर भी रेंज का वैल्यू r ही होना चाहिए। और हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास में u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा u स्क्वायर यानी अर्थ के ऊपर 5 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जब दूसरे प्लेनेट पे बात करेंगे तो u स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है इसलिए साइन 2 थीटा में कोई चेंज नहीं आया, डिवाइडेड बाय जी ऑन दैट प्लेनेट। तो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो उस प्लेनेट के ऊपर जी के बारे में बात करेंगे तो जी प्लेनेट आ जाएगा आप पास में जी इंटू 3/5 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास में आ गया जी प्लेनेट का, ठीक है। और जी का वैल्यू दे रखा है आपको 9.8 इंटू 9/25, ठीक है। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आप पास में 90 तो आप पास में 25 तो 3.5 के आसपास बन जाएगा। सो दिस वुड बी अराउंड 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन AAPMT 2014 में आया था। इसमें दिया हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन वेक्टर एट t is equals to 0 is this one, t is equals to 2 second is this one, and t is equals to 5 second is this one। और आपको एवरेज वेलोसिटी पूछिए बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। मैंने आपको पढ़ाया कि एवरेज वेलोसिटी बेटा एक ही चीज होती है, फाइनल पोजीशन मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम t2 माइनस t1। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर बन रहा है t is equals to 5 सेकेंड पे, दैट इज 13i कैप प्लस 14j कैप, और जो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर बन रहा है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। के बारे में बात करें तो यहां जो टाइम इंटरवल बन रहा है दैट इज 5 माइनस 0 यानी 5। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ गया 13 माइनस 2 यानी 11i कैप, 14 माइनस 3 यानी कि 11j कैप डिवाइडेड बाय 5, यानी योर आंसर वुड बी द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा AAPMT 2015 में आया था। इस क्वेश्चन बोला है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन such that its velocity varies as this, where beta and n are the constant, x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x। और acceleration पूछा है तो एक काम करें इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो acceleration होता है dv by dx, सॉरी dv by dt, ठीक है, लेकिन dv by dt से तो काम चलेगा नहीं, तो कुछ और करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v इंटू डी बाई डी एक्स। तो v का वैल्यू कितना हो गया, बीटा इंटू एक्स टू पावर n, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स ऑफ v का वैल्यू कितना है, बीटा इंटू एक्स पावर 2n। तो यहां फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो बीटा तो बाहर आ जाएगा, तो बना देगा बीटा स्क्वायर x पावर माइनस 2n, तो ऑलरेडी बाहर है ही सही। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो माइनस 2n बाहर आ गया और ये बन जाएगा x पावर माइनस 2n माइनस 1। तो आपके पास में फाइनल आंसर बन गया माइनस 2n, ठीक है, इंटू बीटा, ठीक है, स्क्वायर, तो माइनस 2n इंटू बीटा स्क्वायर, और बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस 2n, फिर यहां से आ गया माइनस 2n माइनस 1, यानी आ जाएगा आप पास में कितना, माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स पावर माइनस 4n माइनस 1।
this would be your answer. So your answer would be the first option. Next question. इसमें दिया हुआ है कि ship A is moving towards westward with a speed of 10 km per hour. So this is your ship A, and this is moving with the speed of 10 km per hour towards west. ये आपको दिया हुआ है. Ship B 100 मीटर साउथ ऑफ ए, तो ए का साउथ जो बनेगा वो नीचे बनेगा. सो 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, यानी यहां पर शिप बी है ना, और ये शिप बी मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड. ठीक है, और आप बताना है टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप इज बिकम्स मिनिमम. वो टाइम आपको बताना है जब इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम बन जाएगा. तो गाइस एक काम करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्यों ना एक काम करें, शिप ए को ऑब्जर्वर मान लें. तो जैसे ही शिप ए को ऑब्जर्वर मान लेंगे तो ये ए रेस्ट में आ जाएगा, यानी ए तो आ गया आपका रेस्ट में, और ये जो बी है, इस बी के बारे में बात करोगे तो बी ऊपर की तरफ जा रहा होगा 10 किलोमीटर पर आवर से, और शिप ए अपनी सारी वेलोसिटी बी को दे देगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको इस तरफ मिल गया 10. तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों वेलोसिटी इक्वल है, तो नेट वेलोसिटी बन जाएगी वो इनके बीच में जाएगी. ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल वुड बी 45 डिग्री. क्यों 45 डिग्री बनेगा? क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है. तो जब इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो उसके लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, तो ये हो जाएगी इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और जब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी तो उस केस में आपको टाइम बताना है, टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट. तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी तो उस केस में ये जो शिप ए है, सॉरी शिप बी जो है, वो ए के रेस्पेक्ट में चल के यहां पर आ जाएगी, ए के रेस्पेक्ट में चल के यहां पर आ जाएगी, यानी बी डैश बोल सकता हूं मैं इस पॉइंट को. ठीक है, और मुझे पता है ये 100 है. अगर ये 100 है यानी हाइपोटेनस 100 है, और अगर मुझे ये निकालना हो और ये वाला एंगल 45 डिग्री बना हुआ है, तो मैं जानता हूं ये वाला वैल्यू बन जाएगा 100 cos 45 डिग्री. तो ये आ गया 100 cos 45 डिग्री, यानी cos 45 यानी 1/√2, यानी ये डिस्टेंस बन गई मेरे पास में 100/√2. यानी अब ये वाले डिस्टेंस हो जाएगी 100/√2, और यहां जो नेट वेलोसिटी बनेगी वो बन जाएगी 10√2. तो नेट वेलोसिटी बन गई 10√2 और डिस्टेंस बन गई मेरे पास में 100/√2. ठीक है, और जो टाइम लगेगा, द टाइम इज डिस्टेंस, यानी 100/√2 अपॉन स्पीड, यानी कि 10√2. तो आपके पास में ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 आवर्स. तो 5 आवर्स के बाद में ये इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगी. राइट गाइस, तो ये इसका आंसर होगा. मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा डाउट रहा होगा, इसलिए मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ. तो इसको रिपीट मैं कर देता हूँ, आपको एक बार फिर बताता हूँ कि भैया ये ए जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से वेस्टवर्ड जा रहा था, बी जो है वो नॉर्थवर्ड जा रहा था विद 20 किलोमीटर पर आवर. राइट, तो हमने क्या किया, ए को रेस्ट में कर दिया, जैसे ही, यानी इसको ऑब्जर्वर मान लिया, तो उसने अपनी सारी वेलोसिटी, जिसको जैसे ही हमने इसको ऑब्जर्वर माना, तो ए को ऑब्जर्वर मानते ही ए ने अपनी सारी वेलोसिटी किसको दे दी, इसने अपनी वेलोसिटी बी को दे दी. किस तरफ दे दी? इस तरफ, अपोजिट देगा ना, तो इसने अपनी वेलोसिटी बी को इस तरफ दे दी. अब ए के पास में कौन कौन सी वेलोसिटी बची? ए के पास में इसको दी हुई वेलोसिटी 10 बची, और एक वेलोसिटी जो इसको मिली थी, मतलब इसके पास पहले से थी. तो फिर अब क्या होगा, जब ये वाले वेलोसिटी 10 हुई, ये वाले वेलोसिटी 10 हुई, और दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए, तो रिजल्टेंट ये इस तरफ इस पाथ पे जाएगा. जब रिजल्टेंट इस पाथ पर जाएगा और ये वाला इसका पाथ बना, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. तो आप देख सकते हैं मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. जिस राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे हाइपोटेनस पता है, तो मैं बेस निकाल सकता हूं. तो ये बन जाएगा मेरे पास में 100 cos 45 डिग्री, यानी 10/√2. तो ये डिस्टेंस आ गई, तो डिस्टेंस आ गई 100/√2. अब एक वेलोसिटी v इस तरफ, एक वेलोसिटी v इस तरफ, दोनों का वैल्यू 10 है,
तो इनकी नेट वेलोसिटी जो बन जाएगी इस तरफ बन जाएगी और वो आ जाएगी 10√2। तो नेट वेलोसिटी आ गई 10√2। तो ये वाली जो स्पीड है आपके पास में 10√2 इसको ट्रेवल कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है 100/√2 उसको ट्रेवल कर रहा है ये 10√2 से। तो जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपन स्पीड कर दिया, तो आपके पास में 5 आवर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखा 2 पार्टिकल A and B मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दिस एंड दिस। इनिशियल मूवमेंट their position vector are this and this, the condition for A and B for their collision। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो बॉडी को कोलाइड होना है तो कोलाइड होने के लिए उनको सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो यानी जिस डायरेक्शन में मतलब उनके बीच की दूरियां मिटानी है, तो उनके बीच की दूरियां मिटानी है, तो जिस डायरेक्शन में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हुई यानी रिलेटिव वेलोसिटी का जो उनका डायरेक्शन वेक्टर होगा वही उनका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेक्टर होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर लिखोगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इट्स यूनिट इट्स मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी का डायरेक्शन वेक्टर लिखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन वेक्टर यहां पर काम में लेना था, तो हम जानते हैं डायरेक्शन वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय, या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो अगर इनको कोलाइड करना है तो कोलाइड करने के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के इक्वल होनी चाहिए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोनों की डायरेक्शन को इक्वल कर दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2016 में आता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज दिस वेयर A and B आर द कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन t इज इक्वल्स टू 1 and 2 सेकंड। तो पहले वेलोसिटी से पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, फिर देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू ds/dt होता है, तो ds/dt इज इक्वल्स टू at प्लस bt²। तो यहां से ds की वैल्यू को लिख सकते हो आप at प्लस bt² इंटू dt। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर डिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं s1 है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर s2 है। तो यहां पर s2 माइनस s1 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज a t²/2 प्लस b t³ 3, और इसका जो वैल्यू वेरी करेगा दैट वुड बी फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, जब t का वैल्यू 2 पुट करोगे बेटा तो आ जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइड बाई 2 प्लस b 2 का क्यूब यानी 8 डिवाइडेड बाई 3। फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस ऑफ a/2 माइनस ऑफ b/3। तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो मेरे पास बन गया 2a माइनस a/2। तो 2a माइनस a/2 बन जाएगा 3a/2, और ये बन जाएगा 8b/3। तो 8b/3 में से अगर आप b/3 माइनस करोगे तो 7b/3 बन जाएगा। सो माय आंसर वुड बी द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 में आया था कि 2 कार P and Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द सेम टाइम, ठीक है, और उनकी पोजीशन आपको ये दी हुई है। व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v चलो सीधा ही कर भी सकते हैं, vp इज इक्वल्स टू vq करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो at प्लस bt² का डिफरेंशिएशन a प्लस 2bt आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ft का तो आ गया f और t² का 2t आ जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा है टाइम का वैल्यू, तो यहां से आप लिख सकते हो कि 2bt प्लस 2t, ये यहां से मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल्स टू मेरे पास में आ रहा है f माइनस a। तो यहां से मेरे पास में t को बाहर निकाल लिया तो 2t को बाहर निकाल लेता हूं। तो 2t को मैंने बाहर निकाल लिया तो मेरे पास में आ गया b प्लस 1 इज इक्वल्स टू f माइनस a। तो t का वैल्यू आ गया f माइनस a डिवाइडेड बाय
2 टाइम ऑफ 1 प्लस बी। तो मेरा आंसर आ जाएगा कौन सा? सेकेंड ऑप्शन। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन नीट 2017। इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर विद द इन द टाइम t1. दूसरे दिन she remained stationary on the moving escalator, and the third day she was moving with the moving the escalator. So the question is this कि on the day 1, this is the picture of day 1, escalator जो है वर्क नहीं कर रहा था, तो प्रीति को v1 स्पीड से एस्केलेटर को क्रॉस करना पड़ा। तो जो टाइम लगा, दैट टाइम इज डिस्टेंस, एस्केलेटर के डिस्टेंस हम s मान लेते हैं, अपॉन वेलोसिटी v1। डे 2 क्या हुआ बेटा? डे 2 एस्केलेटर वॉज वर्किंग, एंड अब क्या है, वो चुपचाप एस्केलेटर पे खड़ी हो गई और एस्केलेटर इसको v स्पीड से लेके गया। तो जो टाइम लगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड v2। डे 3 क्या हुआ कि शी वॉज इन हरी, तो उसने क्या किया डे 3 में कि मूविंग एस्केलेटर पे वो खुद भी चलने लगी, यानी अब इसकी स्पीड हो गई है v1 प्लस v2। तो जो टाइम लगेगा, दैट वुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1 प्लस v2। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1, तो यहां से अगर आप v1 लिखोगे तो आ जाएगा s बाई t1, यहां से v2 लिखोगे तो आ जाएगा s बाई t2। तो आगे आप पास में t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी थर्ड डे जो इसको टाइम लगेगा उसकी, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2017। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा कि x and y coordinate of a particle moving at any time is this. X coordinate is this, y coordinate is this, where x and y are in meter and t is in time. You need to find out the acceleration of the particle. तो देखो बेटा, जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो इसका डिफरेंशिएशन करके पहले vx निकाल लो, यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकाल लो। तो आप वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालोगे तो 5t, तो 5t, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपल 5, क्योंकि t का वैल्यू होता है 1, मतलब t का डिफरेंशिएशन होता है 1। 2t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका एक बार फिर से कर दो, तो 5 का तो 0 और 4t का 4, यानी -4। ये तो आ गया एक्सेलरेशन x डायरेक्शन। y में बात करोगे तो vy निकालोगे, तो vy का वैल्यू हो जाएगा 10t का डिफरेंशिएशन, यानी 10। अब 10 तो कांस्टेंट है, इसलिए ay का वैल्यू बन जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू बन गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2019। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा कि द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। सो आपको दिया हुआ है कि दिस इज अ रिवर and this river is flowing towards east direction with the speed of 10 meter per second, right? If he is standing on the south bank, तो देखो बेटा, आप जानते हो कि ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अब ये खड़ा हुआ है कहाँ पे? साउथ बैंक पर, राइट? और जब साउथ बैंक पर खड़ा हुआ है तो अब इसको क्या चाहिए? विशेस टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पहुँचना चाहता है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट यहाँ पहुँचना चाहता है, इसका मतलब ये इसका रिजल्टेंट पाथ होगा। और आपको मैंने पढ़ाया था, अगर रिजल्टेंट पाथ कभी भी पता हो आपको, तो आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देनी चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, जैसे ही रिवर में जाएगा तो रिवर अपनी वेलोसिटी इसको गिफ्ट दे देगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैंसिल करने के लिए ये जा रहा होगा किसी एंगल पर, ठीक है? तो ये 20 मीटर पर सेकंड से किसी एंगल पे जा रहा है, मान लेते हैं नॉर्थ से थीटा एंगल पे जा रहा है, तो उसका ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा आप पास में 20 साइन थीटा। अब ये कैंसिल आउट करना है इसको, तो 20 साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 10, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो नॉर्थ से जब इसको इस तरफ देखेगा तो उसको देखना पड़ेगा 30 डिग्री वेस्ट, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन।
दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2020. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, राइट. इफ हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, देन हाइट ऑफ द टावर. यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है, और आपसे हाइट ऑफ द टावर निकालने बोला है. तो हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है. तो फाइनल वेलोसिटी यानी 80 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 10, और आपको हाइट बतानी है h. ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा. अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं मुझसे कि सर आपने ग्रेविटी को नेगेटिव क्यों नहीं लिया. तो बेटा मैं यहाँ पर इसको 2a ग्रेविटी को नेगेटिव लूंगा तो फिर मुझे हाइट भी लेनी पड़ेगी, ऊपर से ले रहा हूँ तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, इसलिए मेरा माइनस माइनस प्लस बन गया. तो ये बन गया आपस में 600 एंड 6400. ये बन जाएगा आपस में 400 प्लस 20 इंटू एच. यहाँ से 20 इंटू एच का वैल्यू आ गया 6000. तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो आपस में एच का वैल्यू बन जाएगा कितना 300 मीटर, और यही आपका आंसर होगा. ठीक है. सो बेटा दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर कंप्लीट काइनेमेटिक्स. सो आपको इस सॉल्यूशन के लिए मैंने नीचे यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है इसमें सारे क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए और फिर पहले खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद में आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए. राइट. ऑलवेज रिमेंबर, नीट का जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर नीट 2020 को ही उठा के देखेंगे तो नीट 2020 में क्या हुआ था कि ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में पूछा था, उसमें विदाउट डेटा चेंज करे उन्होंने डाल दिया. तो नीट के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं, या फिर वैसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं. सो दिस इज मस्ट. सो गाइज डोंट स्किप दिस थिंग. आपको मैंने तरीका बता दिया है, उस तरीके को फॉलो करिए. चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइज. वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड द सब्सक्राइब. राइट.